जय हिंद दोस्तों, एसवी एग्जाम मैंट्रा पर वापस स्वागत है। आज के 10 सवाल तुम्हारा दिमाग खोलने वाले हैं। देखते हैं तुम में से कितने लोग आज इस भाई का चैलेंज पूरा कर पाते हैं। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ। चलो शुरू करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन 1 पर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा पास सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन A है अशोक गहलोत। ऑप्शन B है भजन लाल शर्मा। ऑप्शन C है शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन D है पुष्कर सिंह धामी। और सही जवाब है ऑप्शन B। जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बड़े भाई की टिप, भारत के अलग अलग राज्यों की निर्वाचित शासनाध्यक्ष मुख्यमंत्री होती हैं, जो अपने अपने राज्यों के प्रशासन और विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। वे भारत की संघीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो विभिन्न नीति और विकास मामलों पर केंद्र सरकार के साथ सहयोग करती हैं। आ जाओ क्वेश्चन 2 पर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा पास सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन A है अनुच्छेद 153। ऑप्शन B है अनुच्छेद 167। ऑप्शन C है अनुच्छेद 164। ऑप्शन D है अनुच्छेद 165। और सही जवाब है ऑप्शन C। जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। बड़े भाई की टिप, राज्य सरकार की वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होती है, जबकि राज्यपाल नामात्र की प्रमुख होती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देती है। आ जाओ क्वेश्चन 3 पर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा पास सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन A है मुंबई। ऑप्शन B है नई दिल्ली। ऑप्शन C है कोलकाता। ऑप्शन D है बेंगलुरु। और सही जवाब है ऑप्शन B। जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जहां इसके प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियां, जिनमें इंटर्नशिप भी शामिल हैं, आयोजित की जाती हैं। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। कोलकाता एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। बड़े भाई की टिप, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसका प्राथमिक अधिदेश भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देना है। आ जाओ क्वेश्चन 4 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का एकदम नया फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा पास सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का रिकॉर्ड उच्च स्तर क्या था? ऑप्शन A है 68,500 करोड़ रुपए। ऑप्शन B है 73,890 करोड़ रुपए। ऑप्शन C है 78,200 करोड़ रुपए।
ऑप्शन डी है 62,150 करोड़ रुपए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है 73,890 करोड़ रुपए। भारत का समुद्री खाद्य निर्यात वित्तीय वर्ष 2025-26 में 73,890 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। विकल्प ए, सी और डी रिकॉर्ड उच्च स्तर के लिए गलत आंकड़े हैं। बड़े भाई की टिप, समुद्री खाद्य निर्यात भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो तटीय आजीविका का समर्थन करता है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समुद्री उत्पाद क्षेत्र भी देश के लिए एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक है। आ जाओ क्वेश्चन 5 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का एकदम नया, फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रचार और विकासात्मक उपायों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? ऑप्शन अ है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। ऑप्शन बी है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT औद्योगिक क्षेत्र और आंतरिक व्यापार के विकास के लिए नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए सरकार का नोडल निकाय है। इसका उद्देश्य भारत में एक अनुकूल व्यापारिक वातावरण बनाना है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम के प्रशासन से संबंधित है। वित्त मंत्रालय सरकार की वित्तीय नीतियों और अर्थव्यवस्था को संभालता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करता है। बड़े भाई की टिप, डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग DIBD डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक पहल है जो एक AI नेतृत्व वाले भाषा अनुवाद मंच बनाने पर केंद्रित है। DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। आ जाओ क्वेश्चन 6 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का एकदम नया, फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। किसी देश के समुद्री उत्पाद निर्यात में पर्याप्त वृद्धि आमतौर पर निम्नलिखित में से किस व्यापक आर्थिक परिणाम से जुड़ी होती है? ऑप्शन अ है सकल घरेलू उत्पाद GDP में समग्र गिरावट। ऑप्शन बी है देश के भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन सी है घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति में एक महत्वपूर्ण वृद्धि। ऑप्शन डी है देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका भी सही हुआ पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है देश के भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात में वृद्धि से अधिक विदेशी मुद्रा आती है, जिससे भुगतान संतुलन के चालू खाते के घटक में सुधार होता है, जिससे देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में समग्र सुधार होता है। विकल्प अ गलत है क्योंकि निर्यात सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक योगदान देता है। विकल्प सी गलत है क्योंकि निर्यात में वृद्धि से सामान्य घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति नहीं होती है। विकल्प डी गलत है क्योंकि निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। बड़े भाई की टिप, समुद्री उत्पादों का निर्यात भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और तटीय आजीविका का समर्थन करता है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। आ जाओ क्वेश्चन 7 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का एकदम नया, फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया भाषिणी पहल के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन अ है भारत भर में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है उन्नत अनुवाद सेवाओं के माध्यम से भाषा की बाधाओं को तोड़कर डिजिटल समावेशन को सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन सी है महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचे के लिए स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करना। ऑप्शन डी है सभी सार्वजनिक और निजी वित्तीय लेन देन के लिए एक एकीकृत डिजिटल भुगतान इंटरफेस स्थापित करना।
और सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका भी सही हुआ। पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ, लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है उन्नत अनुवाद सेवाओं के माध्यम से भाषा की बाधाओं को तोड़कर डिजिटल समावेशन को सुविधाजनक बनाना। डिजिटल इंडिया भाषिणी एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है जिसका उद्देश्य एआई संचालित अनुवाद और भाषा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भाषा बाधाओं को दूर करके डिजिटल समावेशन को सक्षम करना है। विकल्प ए एक ऐसे कार्य का वर्णन करता है जो आमतौर पर डीपीआईआईटी जैसे आर्थिक संवर्धन निकायों से जुड़ा होता है। विकल्प सी साइबर सुरक्षा से संबंधित है, जो एक अलग डोमेन है। विकल्प डी डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे यूपीआई को संदर्भित करता है, जो डिजिटल इंडिया के तहत एक अलग पहल है। बड़े भाई की टिप, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है। इसका उद्देश्य भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है ताकि भाषा प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके। आ जाओ क्वेश्चन 8 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का एकदम नया, फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का रिकॉर्ड तोड़ मूल्य क्या था? ऑप्शन अ है 68,500 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी है 70,250 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी है 73,890 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी है 75,120 करोड़ रुपए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसका भी सही हुआ। पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ, लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है 73,890 करोड़ रुपए। भारत का समुद्री खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 73,890 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। विकल्प ए, बी और डी गलत मान हैं। 68,500 करोड़ रुपये दर्ज आंकड़ा नहीं है। 70,250 करोड़ रुपये सही निर्यात मूल्य नहीं है। 75,120 करोड़ रुपये भी रिकॉर्ड निर्यात के लिए गलत मूल्य है। बड़े भाई की टिप, भारत समुद्री उत्पाद उद्योग में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और तटीय आजीविका का समर्थन करता है। सरकार समुद्री भोजन की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से टिकाऊ प्रथाओं और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देती है। आ जाओ क्वेश्चन 9 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का एकदम नया, फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। भारत में कौन सा सरकारी विभाग मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र और आंतरिक व्यापार के विकास के लिए प्रचार और विकासात्मक उपायों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ है आर्थिक मामलों का विभाग। ऑप्शन बी है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। ऑप्शन सी है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ऑप्शन डी है वित्तीय सेवा विभाग। और सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसका भी सही हुआ। पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ, लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश को सुविधाजनक बनाने और आंतरिक व्यापार नीतियों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार नोडल सरकारी निकाय है। आर्थिक मामलों का विभाग आर्थिक नीति और बजट पर ध्यान केंद्रित करता है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनी कानून से संबंधित है। वित्तीय सेवा विभाग बैंकिंग, बीमा और वित्तीय बाजारों की देखरेख करता है। बड़े भाई की टिप, डीपीआईआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने और भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार करने के लिए भी जिम्मेदार है। आ जाओ क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का एकदम नया, फ्रेश सवाल है जो एग्जाम में सीधा फंस सकता है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रचार और विकासात्मक उपायों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्र सरकार का विभाग जिम्मेदार है? ऑप्शन अ है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी। ऑप्शन सी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन डी है आर्थिक मामलों का विभाग। और सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसका भी सही हुआ।
पीठ थपथपा लो अपनी, बहुत सही जा रहे हो। जिनका गलत हुआ, लोड मत लो, अभी सीख जाओगे। सही जवाब है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT, औद्योगिक क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए जिम्मेदार नोडल सरकारी निकाय है। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति और आर्थिक प्रबंधन को संभालता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मूल मंत्रालय है, लेकिन DPIIT इन उपायों को क्रियान्वित करने वाला विशिष्ट विभाग है। आर्थिक मामलों का विभाग व्यापक आर्थिक नीति और बजट पर ध्यान केंद्रित करता है। बड़े भाई की टिप, भाषिनी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत संचालित एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है, जिसका उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिजिटल संचार को सुगम बनाना है। DPIIT भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। चलो, अब टाइम आ गया है सुपर फास्ट रिवीजन का। पलक झपकाए बिना देखो, पहले 5 फैक्ट्स दिमाग में फिट करते हैं। 1. राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंसर, भजन लाल शर्मा। 2. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? आंसर, अनुच्छेद 164। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC, का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? आंसर, नई दिल्ली। 4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का रिकॉर्ड उच्च स्तर क्या था? आंसर, 73,890 करोड़ रुपए। 5. भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रचार और विकासात्मक उपायों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? आंसर, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/2, फैक्ट 6 से 10 तक दिमाग में फिट करो। 6. किसी देश के समुद्री उत्पाद निर्यात में पर्याप्त वृद्धि आमतौर पर निम्नलिखित में से किस व्यापक आर्थिक परिणाम से जुड़ी होती है? आंसर, देश के भुगतान संतुलन में सुधार। 7. निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया भाषिनी पहल के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर, उन्नत अनुवाद सेवाओं के माध्यम से भाषा की बाधाओं को तोड़कर डिजिटल समावेशन को सुविधाजनक बनाना। 8. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का रिकॉर्ड तोड़ मूल्य क्या था? आंसर, 73,890 करोड़ रुपए। 9. भारत में कौन सा सरकारी विभाग मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र और आंतरिक व्यापार के विकास के लिए प्रचार और विकासात्मक उपायों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? आंसर, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। 10. भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रचार और विकासात्मक उपायों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्र सरकार का विभाग जिम्मेदार है? आंसर, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT। ये सभी फैक्ट्स याद रखो, एग्जाम में पक्का काम आएंगे। तो भाई, आज का स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखो, टेस्ट का लिंक लो और अपनी असली रैंक चेक करो। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम ज्वाइन करो डेली फ्री PDF के लिए। कल फिर मिलेंगे, रुकना नहीं है, पढ़ते रहो।